आई एम श्रुति। आई एम रिया। ये आर्यन अपने आप को रिया क्यों बता रहा है? ओह नो, गलती से मैंने आर्यन की जगह रिया क्यों बोल दिया? क्या श्रुति ये जानने में कामयाब हो पाएगी कि जिसे रोहित आर्यन समझ रहा है वो दरअसल अनिका की बेटी रिया है? क्या आज रोहित को पता चल जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? हेलो, मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मेरा नाम श्रुति है और तुम्हारा? हेलो, आई एम रिया। वाओ, रिया तो कितना प्यारा नाम है। रिया? कौन रिया? मेरा नाम तो आर्यन है। रिया ये जान गई थी कि उसने अपना खुद का नाम लेकर एक बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे दिया था, लेकिन डॉक्टर श्रुति के हाव भाव ने उसे ये यकीन दिला दिया कि वो उसे महज एक गलती मान रही थी। तो वही डॉक्टर श्रुति ने जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट किया, उसने फौरन रोहित को फोन लगाया। मिस्टर मारवा, मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आर्यन ठीक तो है ना? देखिए मिस्टर मारवा, वैसे तो आर्यन बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट लड़का है, लेकिन क्या डॉक्टर श्रुति? आर्यन मिस्टेकन आइडेंटिटी का शिकार है। डॉक्टर श्रुति की कही इस बात को सुनते ही रोहित की जान सूख गई। वहीं दूसरी ओर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के वक्त हुआ कुछ ऐसा। डॉक्टर अमृता, हर पल्स इज ड्रॉपिंग, हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। इतना पैनिक मत करो, एसी का टेम्परेचर बढ़ा लो, पेशेंट को ठंड लग रही है। अब पेशेंट की पल्स रीडिंग नॉर्मल हो रही है। वैसे तो डॉक्टर अमृता की काबिलियत से कोई भी अनजान नहीं था, लेकिन जो एक्सपीरियंस लाइफ केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को हो रहा था वो उनके सुने किस्सों से भी 2 कदम आगे था। सभी डॉक्टर्स तक लगाए बस डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देख रहे थे, तो वहीं डॉक्टर श्रुति रोहित मारवा को आर्यन की दिमागी स्थिति के बारे में बता रही थी। मिस्टर मारवा, आर्यन को जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है उसकी वजह से वो खुद को कभी लड़की समझता है और कभी लड़का। कभी बोलता है उसका फेवरेट टॉय बारबी है, तो कभी रेसिंग कार, और तो और वो किसी अनजान लड़की को अपनी माँ भी मान चुका है। तो क्या आर्यन एक नॉर्मल बच्चा नहीं है? क्या उसकी जगह किसी स्पेशल स्कूल में है? नहीं मिस्टर मारवा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आर्यन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको बस उसके दिमाग में चल रहे इस झूठ के साथ कुछ और दिन जीना होगा, ताकि उसे अपने ये ख्याल झूठे ना लगे, क्योंकि इससे उसे गहरा सदमा लग सकता है। श्रुति की बातें सुनकर रोहित को एक गहरा सदमा लगा था। वो आर्यन जिसे रोहित सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी आर्यन की ये हालत रोहित के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर उसे अभी भी अपनी दादी की सर्जरी के लिए डॉक्टर अग्रवाल से बात भी करनी थी। देखिए डॉक्टर अग्रवाल, मुझे आज ही डॉक्टर अमृता से मिलना है और उन्हें दादी की सर्जरी के लिए मनाना है। ठीक है मिस्टर मारवा, अभी वो ओटी में है, जैसे ही सर्जरी खत्म होगी आप उनसे मिल लेना। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। कौन सी बात डॉक्टर? डॉक्टर अमृता अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनके सामने पैसों की बात ना करें। क्या पता उन्हें बुरा लग जाए। जैसा आप ठीक समझे डॉक्टर, मैं उनसे पैसों की बात नहीं करूंगा। वैसे भी मुझे लगता है अब वो दादी माँ की सर्जरी के लिए जरूर हाँ कर देंगी, क्योंकि जब वो एक मामूली सी औरत की सर्जरी करने यहाँ आ सकती है तो मेरी दादी की सर्जरी क्यों नहीं करेंगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर अमृता ने इस सर्जरी के लिए पेशेंट से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैंने जितना उनको समझा, वो पेशेंट देखकर उनका इलाज करती हैं, उनका स्टेटस देखकर नहीं। डॉक्टर अग्रवाल से मिलने के बाद रोहित ऑपरेशन थिएटर व्यूइंग एरिया से डॉक्टर अमृता को सर्जरी करते हुए देखने लगा। डॉक्टर अमृता अपनी सर्जरी के आखिरी पड़ाव पर थी। उसने ज्योति बुआ के सिर पर पट्टी लगाकर कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल। कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर। थैंक यू एवरीवन। बाहर जाकर फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम होगा। थैंक यू डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर अमृता से मिल सकती हूं? डॉक्टर अमृता तो हॉस्पिटल स्टाफ्स के सेलिब्रेशंस के बीच जैसे ही अनिका ऑपरेशन रूम से बाहर निकली, उसकी नजर बाहर इंतजार कर रहे रोहित मारवा पर पड़ी और वो छिपते छिपाते वहाँ से निकल गई और सीधे पास वाले एक कैबिन में चली गई। अनिका ने अपना पीपीई किट उतारा, अपने कपड़े पहने और उसने जैसे ही बाहर निकलने के लिए बैग उठाया, उसके सामने प्रीति खड़ी थी। आप डॉक्टर अमृता हैं? हाँ प्रीति, लेकिन तुम्हें ये बात अभी सबसे छुपानी पड़ेगी। सही वक्त आने पर मैं खुद सबको बता दूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आप पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। आपने माँ को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपको ही गलत समझा। कोई बात नहीं प्रीति, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये राज सिर्फ हम दोनों तक ही रहना चाहिए। आप
डॉक्टर अमृता है। जैसे ही रोहित की ये आवाज अनिका और प्रीति के कानों में पड़ी, वो दोनों सुन पड़ गई। जिस पहचान को अनिका ने इतने सालों से छिपा कर रखा था, उसका सच आज रोहित के सामने आ चुका था। हालातों के सामने हार कर अनिका रोहित को सब सच बताने ही वाली थी कि तभी प्रीति ने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, इसमें अनिका दी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अगर आपके हॉस्पिटल में किसी भी रूल को तोड़ा गया है तो उसकी सजा सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी मिस, मैं कुछ समझा नहीं। जब मुझे पता चला कि कामिनी ऑपरेशन के वक्त आईसीयू में होगी तो मैंने फौरन अनिका दी से कहा कि प्लीज वो वहाँ रहकर उस पर नजर रखें। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अमृता कहाँ है? मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सर, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल गई। डॉक्टर अमृता बहुत बिजी लग रही थी। ऑल राइट, आप लोग जाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। एक मिनट। रोहित की दमदार आवाज सुनकर अनिका और प्रीति की सांसें और कदम दोनों ही थम गए। अनिका समझ गई थी कि रोहित ने प्रीति का झूठ पकड़ लिया था और अब डॉक्टर अमृता की सच्चाई को बाहर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर बैठ रिया और आर्यन ने ये तय किया कि वो फिर से अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। आज डैड की फ्रेंड श्रुति आई थी। उन्होंने मुझे एक टेस्ट पेपर दिया और मैंने सारे क्वेश्चंस के सही सही आंसर दे दिए। ब्रदर, अब तुम्हें डैड से सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, रेडी रहना। ये तुम्हारी बहन की तरफ से तुम्हारा पहला गिफ्ट। गिफ्ट? क्या है गिफ्ट में? अरे बाबा, वही तो सरप्राइज है ना। ओह सॉरी, थैंक यू सिस्टर। रिया और आर्यन बड़ी समझदारी से अपनी मुश्किलें सुलझा रहे थे, तो वहीं अनिका की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनिका अपना बचाव करने के लिए जैसे ही मुड़ी, तभी रोहित ने कहा, देखिए, इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। यहाँ बिना परमिशन के आईसीयू वार्ड में जाना स्ट्रिक्टली मना है। पेशेंट की जान और हॉस्पिटल की रेपुटेशन दोनों खतरे में पड़ सकती हैं। मिस अनिका, अगर आप मेरी हेल्प करने के लिए राजी हैं, तो मैं आपकी इस गलती को नजरअंदाज कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? मेरा बेटा आर्यन एक बहुत ही नाजुक स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। उसे ठीक करने में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप कुछ दिन मेरे बेटे से मिलो और उसको यकीन दिलवाओ कि आप उसकी असली माँ नहीं हो। मिस्टर रोहित, ना तो मैं कोई आया हूँ, ना ही कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। मुझे आपके बच्चे से पूरी हमदर्दी है, मगर इस केस में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और हाँ, अगर मैनेजमेंट मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेती भी है तो आई विल हैंडल इट। इससे पहले कि रोहित कुछ कहता, अनिका वहाँ से प्रीति के साथ चली गई। अनिका की बातें सुनकर रोहित को मानो करंट सा लग गया हो। रोहित ये तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर अनिका का असली रूप क्या था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद रोहित डॉक्टर श्रुति के कहने पर आर्यन के लिए गिफ्ट लेकर जैसे ही स्वीट में पहुंचा, उसने आर्यन के पास जाकर बोला, श्रुति ने बताया आज तुमने टेस्ट पेपर्स में सारे आंसर सही किए, तो तुमने जो उनसे गिफ्ट बोला था वो मैं ले आया हूँ। थैंक यू सो मच डैड, लव यू। आर्यन बड़े ही एक्साइटमेंट में गिफ्ट बॉक्स खोलने लगा, लेकिन ये क्या, इसमें तो लड़कियों के खेलने की बाबी डॉल थी। उसने गुस्से में गिफ्ट बॉक्स को दूर फेंक दिया। रोहित ये देखकर चौंक गया। पल भर के लिए मानो उसने हार मान ली हो। क्या हुआ आर्यन, तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये गिफ्ट तो तुमने ही मांगा था ना। आर्यन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो मुझे। रोहित भैया प्लीज शांत हो जाओ, आर्यन छोटा बच्चा है अभी। सनी, तुम बीच में मत बोलो, इसे तुमने ही बिगाड़ा है। तुम इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पर भाई, तुम यहाँ से जाओ, मैं डैड से बात करता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। ये सब मैं जानता हूँ किसका करा धरा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? आर्यन रोहित का गुस्सा देखकर वहाँ से चला गया, लेकिन आज रोहित ने ठान लिया था कि उसके बेटे की इस बिगड़ी हुई हालत के पीछे जिम्मेदार इंसान को सबक सिखाना है। वो बिना कुछ बोले गुस्से में रूम से निकल जाता है। रोहित मन ही मन अनिका को होटल से बाहर निकाल देने का फैसला कर चुका था। अनिका के स्वीट के बाहर पहुँचते ही रोहित ने डोरबेल बजाई। लगातार डोरबेल बजने पर भी जब गेट नहीं खुला तो रोहित का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसने बिना कुछ सोचे बड़ी ही जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। तभी दरवाजे की उस ओर वो उस इंसान को खड़ा देखता है, जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना, हमारी स्वीट से बाहर मत आना। तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो आजकल। रोहित को अपने सामने खड़ा देखकर रिया के होश उड़ गए। उसके पास रोहित के सवालों का कोई जवाब नहीं था। रोहित रिया को आर्यन समझकर जबरदस्ती अपने स्वीट में ले गया, लेकिन वहाँ तो आर्यन पहले से ही मौजूद था। वहीं हॉस्पिटल में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल के बताए हुए समय पर उनके कैबिन में पहुंचकर उनका इंतजार कर रही थी। उस अनिका से मेरी खुशियाँ, मेरी तरक्की देखी नहीं जाती है। हर बार उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कामिनी, तुम्हें आइडिया भी है तुमने क्या किया है?
तुम्हारी वजह से पूरे हॉस्पिटल, पूरे मैनेजमेंट को शर्मिंदा होना पड़ा है। आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम्हें पता है जो तुमने किया है उसकी क्या सजा हो सकती है? डॉक्टर अग्रवाल की बातें सुनकर भी कामिनी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हो रहा था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि वो अनिका से अपनी बेइज्जती का बदला कैसे ले। वहीं दूसरी ओर रिया जैसे ही रोहित के स्वीट में गई, वहां आर्यन को ना देखकर उसने चैन की सांस ली। वहीं रोहित आर्यन में आ रहे इन बदलावों से बेहद परेशान था। मैं जानता हूँ बेटा कि तुम्हें अपनी मॉम की कमी महसूस होती है। मैंने बहुत कोशिश की उस कमी को पूरा करने की, पर शायद मैं हार गया। अगर तुम्हें सामने वाली आंटी से बातें करना अच्छा लगता है तो मैं उनसे यहाँ रोज आने के लिए बोल दूंगा। ओके? नहीं नहीं डैड, अगर आप चाहते हो मैं उनसे दूर रहूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। आई लव यू डैड। रिया रोहित को हारा हुआ नहीं देखना चाहती थी, पर उसे मालूम था कि अगर उसने अनिका से मिलने के लिए हामी भर दी तो उसका सच बाहर आ जाएगा। वहीं सनी आर्यन को रोहित के साथ आता देखकर हैरान रह गया। आर्यन बाहर से? वो तो अभी कुछ सेकंड पहले ही बेडरूम में गया था, फिर ये बाहर के दरवाजे से अंदर कैसे? सनी खुद ही खुद से सवाल जवाब किए जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि हो न हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वहीं रोहित के रूम से जाते ही रिया फौरन बेडरूम में आर्यन को ढूंढने लगी। आर्यन कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, रास्ता क्लियर है। डैड को कुछ पता तो नहीं चला? ऑलमोस्ट पता चल ही गया था, पर मैंने संभाल लिया। आगे से हम लोगों को और भी केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। वो कैसे? फिर हमारा हैप्पी फैमिली का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब तक मॉम डैड एक दूसरे से प्यार नहीं करते तब तक हमारा सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। समझ गया। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? हाँ बोलो। क्या मैं एक और दिन मॉम के पास रह सकता हूँ प्लीज? ओके, लेकिन हमें वेट करना होगा। जैसे ही डैड और सनी चाचू सो जाए फिर तुम चले जाना। कुछ ही देर बाद रोहित और सनी की नजरों से बचकर आर्यन अनिका के स्वीट में आ गया था। गहरी नींद में सोई अनिका को देखकर आर्यन को बहुत सुकून मिला और वो उसके पास में ही सो गया। सुबह होते ही अनिका की नींद लगातार बज रहे उसके फोन से खुली। प्रीति की 17 मिस्ड कॉल। सब ठीक तो है ना? कहीं ज्योति बुआ को? नहीं, मुझे अभी प्रीति से बात करनी होगी। हेलो अनिका दीदी, मम्मी को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती हैं। बुआ को होश आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ दीदी, आप जल्दी से यहाँ आ जाओ और अकेले नहीं, रिया को भी साथ लेकर आना। मम्मी उससे मिलना चाहती है। ठीक है प्रीति, मैं अभी रिया को लेकर वहाँ आती हूँ। ज्योति बुआ से मिलने जाने की खुशी में अनिका जल्दी जल्दी सब काम करने लगी। वहीं सुबह सुबह अनिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आर्यन भी बहुत खुश हो गया। चलो माय लिटिल प्रिंसेस, आज हमें तुम्हारी बुआ नानी से मिलने जाना है। वो तुम्हें देखना चाहती है। जल्दी से रेडी हो जाओ। ओके मम्मा। मैंने तुम्हारी प्रिंसेस वाली फ्रॉक निकाल दी है, आज तुम्हें वही पहनना है। उस पिंक फ्रॉक में तुम बिल्कुल किसी परी जैसी लगोगी। पिंक फ्रॉक पहनने की बात सुनकर आर्यन बेचारा घबरा गया। वो अनिका से बहुत प्यार करता था, उसकी हर बात मानने की कोशिश भी करता था, पर पिंक फ्रॉक? मॉम, मैं अपनी जीन्स टी शर्ट ही पहन लूं प्लीज? नो स्वीटहार्ट, आज तुम्हें पिंक फ्रॉक ही पहननी है, बस फाइनल। मॉम प्लीज, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ ना, क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट भी नहीं मान सकती? आर्यन के पास अनिका के इस इमोशनल ब्लैकमेल का कोई जवाब नहीं था। वो पिंक फ्रॉक लेकर बाथरूम में तैयार होने के लिए चला गया, पर जब उसने काफी देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला तो अनिका परेशान हो गई। कुछ देर और इंतजार करने के बाद अनिका ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। रिया बेटा, क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें? जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। रिया, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं अंदर आ रही हूँ। अनिका की बात सुनकर आर्यन बुरी तरह से डर गया। तभी अनिका ने बाथरूम का दरवाजा तेजी से खोला और अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही आर्यन को देखकर अनिका हैरान हो गई थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अग्रवाल ने कामिनी से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। कामिनी, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें अभी के अभी रेस्टिकेट कर सकता हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर सकता हूँ, फिर तुम जिंदगी में कभी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगी। कामिनी मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अग्रवाल ने जैसे ही कामिनी को रस्टिकेट करने की बात कही, कामिनी को लगा कि जैसे उसका करियर अब खत्म होने वाला है। उसने डर के मारे अपने हाथ जोड़ लिए। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। आखिर तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई थी? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी।
प्लीज मुझे हॉस्पिटल से मत निकालिए। अब कामिनी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो डॉक्टर अग्रवाल से अपने करियर को बचाने की मिन्नतें कर रही थी और डॉक्टर अग्रवाल उसकी हर मिन्नत को नजरअंदाज कर रहे थे। उधर हॉस्पिटल वार्ड में अनिका जैसे ही ज्योति बुआ के सामने आई, उसे देखते ही ज्योति बुआ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उन्होंने हैरानी के साथ अनिका से कहा, रोहिणी भाभी, आप यहाँ? माँ, ये रोहिणी मामी नहीं है, ये तो अनिका दीदी है, रोहिणी मामी की बेटी। अनिका, मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी रोहिणी भाभी खड़ी हो। अनिका, आ मेरे पास आ। ज्योति बुआ ने अनिका को अपने गले से लगा लिया। अपनेपन का ये एहसास महसूस करके अनिका को लगा जैसे आज उसकी सारी मेहनत सफल हो गई थी। वहीं डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में अपनी गलती के लिए माफी की गुहार लगाती कामिनी को मिला दूसरा मौका। सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर प्लीज मुझे रस्टिकेट मत कीजिए, मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर, प्लीज। ठीक है कामिनी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए मैं तुम्हें इस बार लास्ट वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, मगर ऐसी गलती अगर तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें खुद रेस्टिकेट कर दूंगा। जाओ अभी यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। कामिनी अपनी इस इंसल्ट के लिए अनिका को ही जिम्मेदार मान रही थी और अब उसने अनिका को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली थी। वहीं हॉस्पिटल वार्ड में ज्योति बुआ अनिका को प्यार से गले लगाकर खुश हो रही थी कि तभी उनकी नजर दरवाजे पर खड़े आर्यन पर पड़ी। कितनी प्यारी है तेरी बेटी अनिका, बिल्कुल एक गुड़िया जैसी। चलो रिया, जल्दी आओ बुआ नानी के पास। ये तो बिल्कुल नन्ही परी लग रही है, लगता है परियों के देश से आई है, इसको किसी की नजर ना लगे। अनिका, तुम देख लेना, एक दिन ये बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। हाँ, ये तो है ही ड्रामेबाज। वैसे अनिका, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखने लगी है, वही रूप, वही रंग और उतनी ही बड़ी चालबाज। मनीषा, तुम यहाँ कामिनी के साथ, और ये क्या बकवास है? माफ कीजिएगा दीदी, बकवास मैं नहीं, बकवास आप कर रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जिस लड़की ने हमारे खानदान को कहीं का नहीं छोड़ा, आप उसी की तारीफ के पुल बांध रही हो। क्या आपको नहीं पता कि इसकी वजह से हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई थी? बुआ, आप कैसे भूल सकती हो कि अनिका ने हमारे खानदान पर कितनी बड़ी कालिख पोती थी, और देखो कैसे बेशर्मों की तरह अपनी नाजायज औलाद के साथ यहाँ आ गई है। इसे धक्के मार कर निकालना चाहिए यहाँ से, और आप हैं कि इसे गले से लगाए बैठी हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है कामिनी? जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। देखो इस प्यारी सी बच्ची को, उसे कितना बुरा लगेगा। आर्यन को देखते ही मनीषा उसकी तरफ चलने लगी। मनीषा को अपनी तरफ आते देख आर्यन एक पल के लिए घबरा गया। मनीषा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को टकटकी लगाए घूरे जा रही थी। फिर अचानक मनीषा ने अनिका की तरफ देखा और कहा, अच्छा अनिका, तो ये है तुम्हारी बेटी, काफी बड़ी हो गई है। तुम्हारा एक बेटा भी है ना? वो भी तो इतना ही बड़ा हो गया होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना तो बहुत कुछ है, पर क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो ना, लेकिन गलत जगह पर हाथ मार रही हो। कई बार सच सामने ही होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों उसे अपनी माँ से दूर कर रहे हो? आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। तुझे तो सजा मिलेगी ही। तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे तड़पता हुआ देखकर मेरे मन को सुकून मिलता है। आप भी तो एक माँ है। एक माँ को ऐसे तड़पाकर क्या मिलेगा आपको? सुकून मिलेगा। तू बस ऐसे ही लाचार और बेबस अपने बेटे को ढूंढती रह। मेरे लिए तो इतना ही काफी है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूँगी। बस मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। तो ठीक है, ये रहे तेरे माँ की कंपनी के पेपर्स। क्या साइन कर सकती है इस पे? बोल, क्या इतना कर सकती है अपने बेटे के लिए? मनीषा को तलाश थी ऐसे ही किसी एक मौके की कि उसने पासा फेंक दिया। अपने बेटे की एक झलक पाने को मजबूर अनिका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने मनीषा के हाथ से पेपर्स लिए और बिना कुछ सोचे साइन करने लगी। इन सब बातों से अनजान होटल पैराडाइज में रिया अपनी बाबी डॉल के साथ खेल रही थी और रोहित को बार बार परेशान कर रही थी। डैड, ये कैसी लग रही है? गुड। और ये वाली? गुड। डैड, मैं आपको कब से अपनी बाबी के कॉस्ट्यूम्स दिखा रहा हूँ और आप देख ही नहीं रहे हो और बस गुड गुड किए जा रहे हो। बेटा, एक बहुत जरूरी काम है। पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर हम साथ में खेलेंगे। आई प्रॉमिस। ओके डैड, आप काम कर लो। मैं अपनी डॉल के साथ अपने रूम में खेलूंगी। उप्स, खेलूंगा। रोहित को आर्यन की ये बातें अब और भी दुखी करने लगी।
वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में अनिका ने स्टैम्प पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए थे कि तभी आर्यन ने किया कुछ ऐसा जिसे देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शैतान, ये क्या किया तूने? अपने बेटे से मिलने के मुंह में अनिका ने अपनी मां की आखिरी निशानी, वो फार्मा कंपनी भी मनीषा और कामिनी के नाम करने के लिए उन पेपर्स पर साइन कर दिया था। लेकिन अनिका को इतना बेबस देख आर्यन ने बड़े ही चालाकी से उन पेपर्स पर मेडिसिन सिरप गिरा दिया। ये देखकर मनीषा और कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। शैतान, ये क्या किया तूने? कितने जरूरी कागजात थे ये। माफ कर दीजिए, बच्ची है वो, गलती से गिर गया होगा। बेटा सॉरी बोल दो। मैं क्यों सॉरी बोलूं मम्मा, ये लोग बैड हैं। देखो तो जरा कैसे जुबान चलती है इसकी। बच्ची है वो, उससे गलतियाँ तो करेगी ही, आखिर तुम्हारी ही तो बेटी है। आगे चलकर न जाने और क्या क्या खिलाएगी। कामिनी, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अनिका, मेरी बेटी से तमीज से बात करना। कामिनी बेटा, क्यों इतना परेशान होती है? मैं हूँ ना। सब घर चलो, मैं डॉक्यूमेंट्स फिर से बनवा लेती हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, मैं रिया को होटल छोड़ कर आती हूँ। ज्योति बुआ, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखना। और प्रीति, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर देना। ठीक है दीदी। कामिनी, इसका पीछा कर और ये कहीं भाग ना जाए। ओके मम्मा। एक छोटी सी फार्मा कंपनी के पीछे गुलेरिया और डोगरा परिवार हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे और ये ही बात अनिका को सताए जा रही थी। आखिर क्या मंशा थी इन लोगों की? क्यों वो अनिका को इस कंपनी के पेपर साइन करने पर इतना मजबूर कर रहे थे? टैक्सी आते ही आर्यन आगे वाली सीट पर बैठ गया। वो अपनी मॉम को ये फार्मा कंपनी देने से रोकना चाहता था, इसीलिए मौका मिलते ही आर्यन ने चुपके से कोई मैसेज किया। आई नीड योर हेल्प, मम्मा को बैड आंटी से बचाना है। जैसे ही आर्यन ने वो मैसेज भेजा तभी एक अनजान नाम से अनिका के फोन पर एक ईमेल आया। अपने बेटे तक पहुंचना चाहती हो तो डॉक्यूमेंट्स पर साइन मत करना। अगर साइन नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे का सच जल्दी ही बता दूंगा। ये मेल पढ़ते ही अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा कि कोई तो था जो उसका पीछा कर रहा है और उसकी पल पल की खबर रख रहा है। अनिका ने तुरंत मेल का जवाब देने की सोचा। वो जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे आखिर है कौन। जहाँ एक तरफ अनिका परेशान थी, वहीं दूसरी ओर हाफते हुए सनी तेजी से रोहित के पास आया। भैया, वो अनिका। क्या हुआ? मैंने जो काम कहा था वो हुआ? हाँ भैया, अनिका के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। आप यकीन नहीं करोगे कि अनिका ही। सनी ने जो कहा उसे सुनकर रोहित के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था अनिका का वो सच जानकर। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी परेशान थी, लेकिन उसकी परेशानी का कारण वो ईमेल था। लाख कोशिशों के बाद भी वो ये पता नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे वो ईमेल किसने भेजा था। अनिका अपने ख्यालों में इतना खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि टैक्सी होटल पैराडाइज पहुंच चुकी थी। मम्मा, हम होटल पहुंच गए। ओह सॉरी बेटा, कम ऑन लेट्स गो। मम्मा, क्या आप डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने वापस जाओगी? नहीं बेटा, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। टैक्सी से उतरते ही अनिका आर्यन का हाथ पकड़कर लिफ्ट की ओर चलने लगी। लिफ्ट का वेट करते वक्त कामिनी अनिका का पीछा करते हुए वहां पहुंची। जैसे ही अनिका का ध्यान कामिनी की ओर गया, आर्यन ने मौका देखते हुए रिया को मैसेज किया। रिया, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। मम्मा डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं करेगी। तुम तो रिया को छोड़ के घर आने वाली थी ना? हाँ, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम ऐसे अपनी बात से पलट नहीं सकती। अच्छा, और अगर मेरे डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद तुम लोग पलट गए तो मैं कैसे मान लूं कि तुम सच में मेरे बेटे के बारे में जानते हो? तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो अनिका। मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। गुस्से की आग में झुलसती कामिनी ने तुरंत अपनी मां मनीषा को कॉल लगाया। तभी लॉबी के सन्नाटे को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र के आदमी की चीख ने अनिका का ध्यान उसकी तरफ खींचा। रिया को कमरे में भेजकर अनिका भीड़ की तरफ चलने लगी, लेकिन अनिका को क्या पता था कि रोहित के रूम में सनी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रोहित को दे रहा था। भैया, उसका पूरा नाम अनिका गुलेरिया है। 6 साल पहले काफी मोटी सी थी। उस वक्त उसकी शादी कुणाल डोगरा से हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे दिन पता चला कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। क्या? उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन कुणाल डोगरा ने उसके बच्चे को कभी अपना नाम नहीं दिया। फिर उसके पापा ने उससे सबसे कहीं दूर भेज दिया था।
पिछले 6 साल से वो कहाँ थी और क्या कर रही थी कोई नहीं जानता। रोहित की खामोशी से उसकी हैरानी साफ झलक रही थी, लेकिन तभी रोहित की नजर रूम में लगी सिक्योरिटी मॉनिटर पर पड़ी और लॉबी में बढ़ती भीड़ को देखा। एक लाचार पत्नी अपने पति के लिए मदद मांग रही थी और उनकी मदद के लिए सबसे पहले और कोई नहीं बल्कि अनिका पहुंची। प्लीज somebody help us, ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज somebody call the ambulance। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। फर्श पर बेहोश पड़े उस आदमी और उसकी बेबस वाइफ को देखकर कामिनी एक पल में समझ गई थी कि ये कोई आम नहीं बल्कि जरूर कोई बहुत बड़े लोग हैं। कामिनी ने सोचा कि इनकी मदद से उसे फायदा हो सकता है। अपनी खुशी को मन में दबाते हुए कामिनी ने सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन सीपीआर का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर अनिका वहाँ आई और उस आदमी को एग्जामिन करने लगी। सीपीआर देना बंद करो कामिनी, इसका इन पे कोई असर नहीं होने वाला। अब एक अनपढ़ बताएगी कि एक मेडिकल स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्या आप डॉक्टर हैं? ये अनपढ़ और डॉक्टर, ये तो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज हटिए यहाँ से, इन्हें इनका काम करने दीजिए। अनिका ने किसी भी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसका तो पूरा ध्यान पेशेंट की जान बचाने में था। अनिका रिसेप्शन से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और सीधा पेशेंट की छाती में कट मार दिया। होटल लॉबी के चमचमाते हुए फर्श अचानक खून से लाल हो गए। ये क्या कर दिया तुमने? प्लीज समवन कॉल द पुलिस, इसने एक बेगुनाह आदमी की जान ले ली है। डू यू हैव एनी आइडिया तुमने क्या किया है? तुमने अंकल की जान ले ली है। ये क्या किया तुमने? You killed my husband। फौरन पुलिस को कॉल करिए। क्या कर रहे हैं आप सब? पुलिस को बुलाइए। कामिनी बोले जा रही थी, मगर अनिका पर कामिनी की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कामिनी के कहने पर होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया और वहाँ जमा भीड़ उसके बारे में बुरा भला कहने लगी कि तभी अरे इनकी तो सांसें चलने लगी। हाँ देखो, ये सांसें ले रहे हैं। मेरे पति की जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे आपका शुक्रिया करूं। होटल लॉबी में मौजूद भीड़ अनिका के लिए तालियां बजाने लगी, मगर अनिका के लिए ये तारीफें और वाहवाही जरा भी मायने नहीं रखती थी। वो तो बस कैसे भी उस अनजान शख्स की जान बचाना चाहती थी। अनिका का ध्यान लगातार दरवाजे की ओर था। वो बेसब्री से एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी कि तभी स्टॉप इट! क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों को पता भी है कि इस औरत की वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है और आप लोग इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? इस लड़की ने तो मेरे पति की जान बचाई है। उनकी सांसें चलने लगी। ओह रियली? आपको लगता है कि इसने पेशेंट के सीने में चाकू लगा दिया और इससे उसकी सांसें चलने लगी? अगर आपको मेडिकल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बेवजह बहस मत कीजिए। आपके पति की जान मेरे दिए हुए सीपीआर ट्रीटमेंट से बची है, ना कि इस अनपढ़ की वजह से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ। बहुत जल्दी मुझे MBBS की डिग्री मिल जाएगी। ये देखिए मेरा आई कार्ड। पर ये बस एक अनपढ़ है। यकीन ना हो तो खुद से पूछ लीजिए, है इसके पास कोई डिग्री, कोई आई कार्ड? बेटा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? अपना ID कार्ड दिखाओ। हाँ, ID कार्ड दिखाओ। अनिका चाहती तो अपना ID कार्ड दिखाकर वहाँ मौजूद हर शख्स का मुंह बंद कर सकती थी, पर उसके लिए अपनी पहचान छुपाए रखना जरूरी था। भीड़ का शोर लगातार बढ़ता जा रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पर्स से अपना ID कार्ड निकालने जा रही थी कि तभी डॉक्टर आ गए। इन्हें ऑपरेट किसने किया? इस बेवकूफ लड़की ने जो आज तक कॉलेज भी नहीं गई। मैं सबको समझा कर थक गई कि कोई भी ऐरा गहरा ऐसे ही ऑपरेशन नहीं। क्या कहा आपने? ये लड़की कभी कॉलेज नहीं गई? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के इतने सही तरीके से तो कोई जीनियस ही सर्जरी कर सकता है। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड ठीक तो है ना? आपके हस्बैंड पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं। जो ऑपरेशन इस लड़की ने यहाँ किया, हम हॉस्पिटल में भी वो नहीं करते। बस कुछ स्टिचेस लगाने हैं और कुछ दिन हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। उसके लिए हमें इन्हें एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बातें सुनकर कामिनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। डॉक्टर का इस तरह सबके सामने अनिका की तारीफ करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं दूसरी ओर रोहित और सनी ये सारा शोर सुनकर नीचे पहुंचे, पर तब तक एम्बुलेंस पेशेंट को लेकर जा चुकी थी। होटल स्टाफ ने जैसे ही रोहित को पेशेंट का नाम बताया, रोहित बुरी तरह से चौंक गया। क्या कहा? मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा? ब्रो, क्या ये वही दिल्ली वाले किशन अंकल हैं जो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं? हाँ, ये वही है। सनी, हमें किशन अंकल को देखने तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। जल्दी चलो। रोहित किशन मल्होत्रा की बहुत इज्जत करता था। बिना एक भी पल गवाए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया।
किशन मल्होत्रा को अब तक होश नहीं आया था। रोहित को उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। हेलो अंजलि आंटी, किशन अंकल की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर्स ने बताया कि अब वो खतरे से बाहर है। माफ करना बेटा, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आंटी मैं रोहित मारवा। रोहित, माफ करना बेटा, मैं तुम्हें एकदम से पहचान नहीं पाई। आंटी आप और किशन अंकल मनाली आए और मुझे बताया तक नहीं। एक्चुअली हमें अचानक से मनाली आना पड़ा। अचानक क्यों? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। दरअसल आज सुबह ही तुम्हारे अंकल के पास एक कॉल आया था कि उनकी बहन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। बस उसी वजह से आना हुआ। पर यहाँ आके पता चला कि वो तो आज से 24-25 साल पहले ही गुजर गई थी। उनकी एक बेटी भी है, पर वो कहाँ है उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। उसी बात का स्ट्रेस ले रहे थे तुम्हारे अंकल, और देखो क्या हाल कर लिया अपना। आप परेशान मत होइए, अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे थैंक यू बेटा। मैं क्या तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? जी आंटी बिल्कुल। आज अगर तुम्हारे अंकल जिंदा है तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस लड़की ने सही समय पर उनका इलाज कर दिया था, वरना ना जाने क्या हो जाता। लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। मुझे उसका नाम तक नहीं पता। क्या तुम उस लड़की को ढूंढ सकते हो? डोंट वरी आंटी, मैं पता लगा लूंगा वो लड़की कौन थी। आप आराम करिए, मैं चलता हूँ, और कोई भी जरूरत हो तो तुरंत कॉल कर लीजिएगा। रोहित की बातें सुनकर अंजलि काफी राहत महसूस कर रही थी। वहीं रोहित के दिमाग में बस ये सवाल घूम रहा था कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसने इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इतने ठीक से कर दी। रोहित कैसे भी उस लड़की का पता लगाना चाहता था। हेलो, आज होटल लॉबी में जो हादसा हुआ था, मुझे उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रोहित भी अपनी आंखों से उस लड़की को देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही रोहित और सनी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़े, रोहित को याद आया कि स्वीट में आर्यन अकेला था। सनी, आर्यन बहुत देर से स्वीट में अकेला है। तुम जाओ और उसका ध्यान रखो। मैं सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। ओके भाई, अभी कितना टाइम लगेगा फुटेज निकलने में? सर ओनली 2 मिनट्स मोर। जहाँ रोहित एक तरफ फुटेज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वहीं एक खतरा रोहित के स्वीट की तरफ बढ़ रहा था। जैसे इस खतरे को आर्यन ने अपने सामने देखा, उसके पसीने छूट गए। जैसे जैसे उस शख्स के कदम आर्यन के नजदीक आ रहे थे, आर्यन के कदम डर के मारे पीछे होते जा रहे थे। चलो भाई आर्यन, तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। आर्यन डर से कांप रहा था। इस समय उसे अपने पापा और चाचा चाहिए थे, लेकिन वो बेचारा तो अकेला था। आर्यन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं रोहित लैपटॉप में फुटेज देखने ही वाला था कि तभी होटल रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ी में आकर रोहित को रोका। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपके स्वीट में गेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। मैंने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि वो आपके फैमिली मेंबर हैं। तुमने उन्हें ऊपर क्यों जाने दिया? वहाँ आर्यन अकेला है, पता है ना? सर वो आपके कजिन भाई धीरज मारवा थे। धीरज, आज के बाद बिना मेरी परमिशन के कोई भी मेरे रूम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ये बात अपने जहन में डाल लो। धीरज का नाम सुनते ही रोहित तुरंत अपने स्वीट की तरफ भागा। उसे किसी भी हाल में अपने बेटे तक पहुंचना था, और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन जो उसके स्वीट में हो रहा था, शायद उसका अंदाजा रोहित को भी नहीं था। धीरज ने आर्यन को झटके से उठाकर बालकनी की रेलिंग से नीचे लटका दिया। ये तमाशा देखते हुए धीरज के सारे बॉडीगार्ड्स आर्यन पर हंस रहे थे। आर्यन को डर से चिल्लाता देख धीरज को मजा आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ सनी आ गया। धीरज भैया, आप ये क्या कर रहे हैं आर्यन के साथ? छोड़ो उसे। सनी, तुम अभी बच्चे हो, मेरे काम में दखल मत दो। मैं इस को, मेरा मतलब है इस बच्चे को वापस ले जाकर ही रहूंगा। भैया रुकिए, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। रोहित भैया बस आ ही रहे होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। हट जाओ सनी, तुम्हें क्या लगता है रोहित ने तुम्हें अपने साथ क्यों रखा है? तुम्हारी औकात एक आया जितनी है बस। अब जल्दी से सामने से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। धीरज की बातें सनी को कांटे की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो आर्यन को ऐसे नहीं जाने दे सकता था। धीरज गुस्से में आर्यन का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सनी ने बिना कुछ सोचे समझे आर्यन को गोद में उठा लिया। मैं आपको आर्यन को नहीं ले जाने दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। शायद तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है सनी। बचपन की पिटाई भूल गए तुम? सनी को पल भर में अपना बचपन उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। उसने आर्यन को और कसकर पकड़ लिया। धीरज जैसे ही आर्यन को सनी के हाथों से खींचने लगा कि तभी रोहित वहां आ गया और उसके एक धक्के से धीरज लड़खड़ाकर पीछे हट गया। इनफ धीरज, तुमने आज सारी हदें पार कर दी है। रोहित मेरे भाई, तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा था मैं। सोचा जब तक तुम नहीं आते
तब तक सनी के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लूं। क्यों आए हो यहाँ? दादाजी ने भेजा है मुझे। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे इस लावारिस बेटे को बुलाया है ताकि हम लोग ये डिसाइड कर सकें कि इस पागल को क्या सजा दें। सजा? किस बात की सजा? तुम्हें नहीं पता किस सजा की बात कर रहा हूँ मैं? इसने हमारी दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया था। इस पागल की वजह से आज हमारी दादी आईसीयू में है। मैंने तुम लोगों से 1000 बार कहा है, दादी माँ का एक्सीडेंट आर्यन की वजह से नहीं हुआ था, उसका कोई कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा इस पागल से क्या रिश्ता है, लेकिन इसके चक्कर में तुम पहले ही अपने परिवार से बहुत दूर हो चुके हो। ये बकवास बंद करो धीरज, वरना मुझे भी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिल जाएगा। मैं डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहा हूँ, बस किसी तरह एक बार उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाए। इतना आसान नहीं है। कितने महीनों से हम भी डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। जरूरत पड़ी तो अपॉइंटमेंट के बिना भी उन्हें ले आऊंगा। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से पूरी मारवा फैमिली तुमसे दुखी है रोहित। है कौन ये? तुम्हें तो ये भी नहीं पता। एक मेंटली सिक बच्चा जिसकी ना माँ का पता है ना खानदान का, उसको तुम मारवा खानदान का वारिस बनाना चाहते हो? ये लड़का मेरा बेटा है और उसका नाम आर्यन है। अगर एक लफ्ज और निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत कम समय है तुम्हारे पास रोहित। डॉक्टर अमृता को ले आओ, वरना इस लड़के के साथ जो होगा वो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। गेट आउट। रोहित का गुस्सा देखकर धीरज ने वहाँ से चला जाना ही बेहतर समझा, लेकिन वो जो धमकी देकर गया था उससे रोहित काफी टेंशन में आ गया था। आर्यन भी बहुत सहमा हुआ सा था और सनी हमेशा की तरह रूम में जाकर वीडियो गेम खेलने लगा। वहाँ स्वीट एंजल को आर्यन समझकर उसने उसका डर कम करने की कोशिश की, लेकिन रिया जो कि असली स्वीट एंजल है उस दिन की सारी बातें जानकर घबरा गई। तुम बिल्कुल परेशान मत हो आर्यन, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सिर्फ मम्मा ही है जो डैड की दादी का ऑपरेशन करके आर्यन को इनोसेंट प्रूव कर सकती हैं, पर उन्हें इसके लिए मनाऊं कैसे? मम्मा ने तो मुझे कसम दी थी कि उनका डॉक्टर अमृता वाला सीक्रेट किसी को भी ना बताऊं। ओह गॉड, क्या करूं? रिया कैसे भी अपने भाई आर्यन की मदद करना चाहती थी, फिर चाहे इसके लिए उसे अनिका की दी हुई कसम तोड़नी ही क्यों ना पड़े। जहाँ रिया अनिका की असली पहचान बाहर लाने का प्लान बना रही थी, वहीं अनिका अपनी उसी पहचान को छिपाने के लिए कुछ ऐसा कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मैम, ये काफी रिस्की काम है, मैंने आज तक हैकिंग नहीं की है। आई नो राजलक्ष्मी, लेकिन रोहित मारवा ने ज्योति बुआ की सर्जरी के बाद ही मुझे कैबिन में देख लिया था और उसे मुझ पर शक भी हो गया था। अब अगर उस तक ये सीसीटीवी फुटेज पहुंच गया और उसने मुझे किसी पेशेंट को ट्रीट करते हुए देख लिया तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। आप परेशान मत हो, ये सीसीटीवी फुटेज किसी के हाथ नहीं लगेगी। अभी जो मैंने कोड आपको भेजे हैं, आप वो कोड URL में टाइप कीजिए। अनिका अपने डॉक्टर अमृता होने का छोटे से छोटा सबूत भी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, पर रिया उसने तो ठान लिया था कि अब वो आर्यन की मदद करने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। लेकिन उस सब से पहले आर्यन को सब सच बताने की जरूरत थी और इसलिए उसने आर्यन को फोन किया। ब्रो, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। कैसा सीक्रेट? सनी चाचू से पता चला कि डैड डॉक्टर अमृता को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है वो डॉक्टर अमृता कौन है? नहीं। वो डॉक्टर अमृता कोई और नहीं बल्कि हमारी मम्मा ही है। व्हाट? हमारी मम्मा ही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर अमृता है? फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है। मम्मा डैड की दादी का ऑपरेशन नहीं करना चाहती। मुझे याद है, मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि डैड बहुत पावरफुल आदमी है और मम्मा उनकी फैमिली के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहती। अब हम क्या करेंगे? नो आइडिया। मेरे पास एक आइडिया है। आर्यन का आइडिया सुनकर रिया बहुत खुश हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई, जो अभी कुछ दिनों पहले तक इतना डरा डरा और चुप चुप रहता था, वो इतने अच्छे आइडिया सोच सकता है। वहीं अनिका सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर ही रही थी कि तभी उसे एक अनजान ईमेल आईडी से एक और ईमेल आया जिसमें लिखा था कुछ ऐसा जिसे पढ़कर अनिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मारवा परिवार की दादी काफी दिनों से हॉस्पिटल में है, तुम उनका ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर दो, तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। व्हाट? कहीं ये किसी की कोई साजिश तो नहीं? पर कहीं अगर सच में उसके पास मेरे बेटे का पता हुआ तो मुझे ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अनिका वो ईमेल पढ़कर बेचैन हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन सब के पीछे आखिर मास्टरमाइंड था कौन, पर उसके लिए किसी भी और चीज का पता लगाने से ज्यादा जरूरी था अपने बेटे का पता लगाकर उस तक पहुंचना। वहीं रोहित भी उस लड़की का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जिसने किशोर की जान बचाई थी, लेकिन फिर उसको एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। डिलीट हो गई?
What do you mean by डिलीट हो गई? मुझे तो लगा था हमारे पास बेस्ट सर्विलियंस डिपार्टमेंट है और तुम लोग मुझे बता रहे हो कि वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई। सर आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। डिस्गस्टिंग, यू आर फायर्ड। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाने की बात सुनकर रोहित अपना आपा खो बैठा था। वो जानना चाहता था कि वो टैलेंटेड लड़की कौन थी जिसने किशोर का ऑपरेशन किया था, ताकि वो आर्यन की बेगुनाही अपने परिवार के सामने साबित कर सके। उस सीसीटीवी फुटेज का डिलीट होना न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि अनिका के लिए भी परेशानी की बात थी। लेकिन अब जब उसने ठान ली थी रोहित की मदद करने की, तो वो बिना घबराए रोहित के स्वीट का डोर नॉक करती है। आज मैं अपना सच रोहित मारवा को बता दूंगी। आप अंदर नहीं जा सकती। देखिए, मेरा मिस्टर मारवा से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। आपके पास अपॉइंटमेंट है? सर बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते, और अभी तो अगर आपके पास अपॉइंटमेंट होता तो भी वो नहीं मिलते। सर ने मना किया है कि वो कल सुबह तक किसी से भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर कह देना अपने सर से कि डॉक्टर अमृता उन्हें ढूंढ रही थी। रोहित से ना मिल पाने के कारण परेशान अनिका अगली सुबह ज्योति बुआ की रिपोर्ट्स देखने लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां रोहित मारवा पहले से ही मौजूद था। रोहित ने अंजलि आंटी को सीसीटीवी फुटेज की डिलीट होने की खबर दे दी थी, जिसकी वजह से वो काफी मायूस हो गई थी कि तभी उनकी नजर अनिका पर पड़ी। अरे ये तो वही है। रोहित ने जैसे ही पलटकर अनिका की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। जिस अनिका को अंजलि मल्होत्रा कल शाम से ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे अचानक हॉस्पिटल कॉरिडोर में देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अनिका की तरफ दौड़ने लगी। अब्दुल जो वहीं दरवाजे पर खड़ा था, वो भी उनके पीछे गया। अनिका के पास आते ही अंजलि मल्होत्रा उसके गले लग गई। थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे पति जिंदा है। आंटी आपको पक्का यकीन है कि ये वही लड़की है जिसने मिस्टर अग्रवाल की जान बचाई है? भला मैं इसका चेहरा कैसे भूल सकती हूँ। क्या आपने कोई मेडिकल ट्रेनिंग ली है? अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस अब्दुल को घूरती रही। अब्दुल ये समझ चुका था कि उसने अनिका को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन सब बातों से अनजान रोहित किशन मल्होत्रा की लैब रिपोर्ट्स लेकर वहां आया। उसने जब अनिका को अंजलि मल्होत्रा से बात करते हुए देखा तो वो काफी हैरान रह गया। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, ये हमारे होटल में ही रहती है। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, इसी ने कल किशन जी की जान बचाई थी। अरे ये नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अंजलि मल्होत्रा की बातें सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। वो बस अनिका को देखे जा रहा था। दूसरी तरफ रिया खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि आर्यन की अक्लमंदी से अब उसका परिवार पूरा हो जाएगा। रिया ने आर्यन को फोन करके ये खबर देने का सोचा। मेरे साथ रहकर तुम भी स्मार्ट हो गए हो। वो मॉम को ईमेल करने का आइडिया बेस्ट था। अगर मॉम ने दादी की सर्जरी की तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और फिर हम सब साथ में रहेंगे लाइक अ हैप्पी फैमिली। थैंक यू सिस्टर। ब्रदर, आज इस खुशी के मौके पर अगर मैं तुमसे कोई विश मांगू तो क्या तुम उसे पूरा करोगे? बिल्कुल, तुम तो बस ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। आई वॉन्ट कि तुम बाबी वाली फ्रॉक में मुझे एक फोटो भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा भाई पिंक फ्रॉक में कितना क्यूट लगता है। लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा। कैसा प्रॉमिस? तुम फोटो देखकर हंसोगी तो नहीं? ओके ब्रदर। वैसे तो आर्यन को लड़कियों के कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इस बार आर्यन रिया को खुश करना चाहता था। आर्यन अपनी पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। वहीं लाइफ केयर हॉस्पिटल में रोहित की नजरें अनिका से हट नहीं रही थी। कौन हो तुम? अच्छी हो या बुरी, स्कूल ड्रॉप आउट हो या जीनियस, मेरे खिलाफ साजिश करने वाली कोई चालाक औरत या फिर दूसरों की मदद करने वाली, आखिर कौन हो तुम? तो क्या अब मुझे मिस्टर मारवा से मिलने की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? कैसी अपॉइंटमेंट? क्या आपने बताया नहीं मिस्टर मारवा को? क्या नहीं बताया अब्दुल? कौन से अपॉइंटमेंट की बात चल रही है यहाँ? वो सर, ये कल आई थी आपके स्वीट के पास, आपसे मिलने की जिद कर रही थी। आपकी दादी माँ के बारे में कुछ। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम जानते हो ना मेरे लिए मेरी दादी माँ का ठीक होना कितना इम्पोर्टेंट है। पर सर, हमारी मदद तो सिर्फ डॉक्टर अमृता ही कर सकती है। आप किसी इंसान की काबिलियत जाने बिना उसके इंटेलिजेंस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या आप श्योर हैं कि आपकी दादी माँ का इलाज कोई और नहीं कर सकता? सिर्फ नाम के आधार पर किसी को कम या ज्यादा आंकना सही है क्या? लेकिन मैंने तो। बस अब्दुल, मेरी दादी अभी चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में है और चल फिर नहीं सकती। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मैं चलूंगी उनसे मिलने और उनका ट्रीटमेंट भी करूंगी, लेकिन मेरे ट्रैवल और स्टे का अरेंजमेंट आप करवाएंगे। आप उस सब का टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे जाना होगा। मिस अनिका, एक मिनट, क्या मैं जान सकता हूँ आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? मिस्टर मारवा, मैं यहाँ किसी को ढूंढ रही हूँ। मैं आपकी दादी को ठीक करने में आपकी मदद करूंगी
और बदले में आपको मेरी मदद करनी होगी उसे ढूंढने में। आप किसे ढूंढ रही हैं? अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद आपको बताऊंगी। अनिका की बातों से रोहित को उम्मीद की एक नई किरण दिखी थी। अनिका के कॉन्फिडेंस से रोहित को कुछ राहत मिली थी। रोहित वापस किशन मल्होत्रा को देखने पेशेंट वार्ड में गया। किशन जी की नींद खुल चुकी थी और वो रोहित को देखकर काफी खुश थे। अरे रोहित बेटा, तुम बहुत बिजी रहते हो और यहाँ? अंकल, आपकी हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बाकी चीजें। वैसे आपको मुझे बताना चाहिए था कि आप मनाली में हो। बेटा, मैं यहाँ किसी काम से नहीं बल्कि किसी अपने को ढूंढने आया हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आपको बताना चाहिए था ना। वैसे किसे ढूंढ रहे हैं आप लोग? दरअसल मेरी एक बहन थी, उसने यही किसी गुलेरिया फैमिली के एक लड़के से शादी कर ली थी। हमने बहुत दिनों तक दीदी से बात नहीं की। फिर हमें पता चला कि शादी के 2 साल बाद ही उसका देहांत हो गया। अभी कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि मेरी बहन की एक बेटी भी है और वो मनाली में ही रहती है। बस उसी को ढूंढ रहे हैं हम दोनों। दीदी तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन हमें उनकी बेटी को कैसे भी ढूंढना है। वो एक बार हमें मिल जाए तो हम भी उसकी वैसी ही सेवा करेंगे जैसे दीदी हमारी सेवा करती थी। फिर शायद दीदी हमें माफ कर दे। चलो हम अभी गुलेरिया हाउस चलते हैं और अपनी बच्ची को लेकर आते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में चलेंगे। हाँ अंकल, इस वक्त आपको रेस्ट करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, जैसा तुम कहो। रोहित, जरा वो बैग देना मुझे। ये देखिए, ये है मेरी बहन की तस्वीर। लेकिन ये तो वही लड़की है जिससे... रोहित बेटा, अभी हम जिस लड़की से मिले वो तुम्हारे होटल में ही रहती है ना? हाँ आंटी। क्या तुम्हें उसका नाम पता है? हाँ, अनिका नाम है उसका। और सरनेम? अनिका गुलेरिया नाम है उसका। अनिका गुलेरिया? अच्छा बेटा, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? मुझे अनिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अब्दुल, अनिका की फाइल लेकर आओ। जी सर। तुम ऐसे पूछताछ क्यों कर रही हो? किशन, कल होटल लॉबी में जिस बच्ची ने तुम्हारी जान बचाई थी, ये वही अनिका है। उसे देखते ही मुझे लग रहा था कि हमारा कोई तो रिश्ता जरूर है। शायद वो ही हमारी अनिका है। सर, ये रही फाइल। ये लीजिए आंटी। किस्मत का खेल कहे या कुदरत का कोई करिश्मा, जिसे हम ढूंढते हुए आए थे उसने हमें ढूंढ लिया। मतलब अनिका ही? हाँ बेटा, अनिका ही मेरी बहन स्वाति की बेटी है। रोहित बेटा, प्लीज उसे मेरे पास ले आओ। अब्दुल, अनिका जी यहाँ अपनी बुआ से मिलने आई थी ना, तुम जल्दी से जाओ और उन्हें यहाँ लेके आओ। किशन अंकल की आंखें तरस गई थी उनकी भांजी को देखने के लिए। अनिका हॉस्पिटल से जा चुकी थी और अब्दुल किशोर को निराश नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अनिका का नंबर रिसेप्शन से ले आया। थैंक यू, ये नंबर हमें हमारी अनिका तक पहुंचा देगा। अंकल, आंटी, मैं अब चलता हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ बेटा, तुम जाओ। तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया है उसका एहसान हम नहीं भूल सकते। रोहित होटल पैराडाइज के लिए निकल चुका था, लेकिन अभी भी वो अनिका के बारे में ही सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनिका भी हैरान थी जब उसे उसके अतीत से जुड़ा एक फोन आया। क्या मेरे मामा मामी? हाँ, और वो हमसे मिलने घर आ रहे हैं। लेकिन इतने सालों बाद क्यों? मैं ये सब नहीं जानता, बस तुम घर आ जाना टाइम से। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कॉल रखते ही अनिका के मन में कई सवाल उमड़ने लगे। अनिका अपनी माँ के परिवार वालों से कभी नहीं मिली थी, लेकिन सालों बाद अचानक उन्हें अनिका की याद कैसे आई? अनिका के मन में इस नए रिश्तेदार को लेकर डर था, तो वहीं कोई और भी था जिसे अनिका से भी ज्यादा डर लग रहा था। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लोग अनिका के रिश्तेदार हैं? मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे अनिका का ही हाथ होगा। पक्का हमारे खिलाफ कोई नई साजिश रच रही है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि ये लोग इतने सालों बाद अनिका को क्यों ढूंढ रहे हैं। क्या तुम स्वाति के परिवार वालों के बारे में कुछ भी नहीं जानते? काफी गरीब परिवार से थी स्वाति, और उसकी फैमिली पहाड़ों के उस पार रहते थे, लेकिन शादी के बाद उसने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखा। कहीं ये लोग हमसे पैसों की भीख मांगने तो नहीं आ रहे? वैसे वो कह तो रहे थे कि अनिका के मामा बीमार हैं और इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये बात तय है कि वो भिखमंगे पैसों के लिए ही आ रहे हैं। देखिए,
मैं पहले से ही कह देती हूँ, खबरदार उनको एक भी पैसा दिया तो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तिजोरी खोल के उनके सामने रखने वाला हूँ। लगता है आ गए भिखमंगे। जहाँ एक तरफ अनिका के मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने स्वीट में वार्डरोब का दरवाजा खोलते हुए आर्यन रिया को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए फ्रॉक ढूंढने लगा। मैंने तो उसे यही छुपाया था, लेकिन अब मिल क्यों नहीं रहा? क्या नहीं मिल रहा है? डैड आप कब आए? मैं तो अभी आया, लेकिन तुम क्या ढूंढ रहे हो? वो मैंने एक ड्रेस यहाँ रखी थी, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रही। बेटा, वो ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैंने उसे किसी और को दे दिया जिसे उसकी जरूरत है। आप मेरी चीजों को मुझसे पूछे बिना किसी और को कैसे दे सकते हो? आप ही ने सिखाया था ना, दूसरों की चीजों को विदाउट परमिशन हाथ नहीं लगाना चाहिए। नो वंडर व्हाई ममा हेट्स यू। तुम्हें ये सब किसने सिखाया आर्यन? आई हेट यू डैड। आज मेरे दोस्त ने एक पार्टी रखी है, तुम मेरे साथ चलोगे ना? यस ऑफ कोर्स, हम सब जाएंगे। क्यों आर्यन? आर्यन के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी, उसे बस रिया का प्रॉमिस तोड़ने का दुख था। वहीं दूसरी तरफ मामा मामी के स्वागत के लिए कामिनी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े इंसान पर कामिनी की नजर जैसे ही पड़ी, वो हैरान रह गई। अनिका के मामा मामी के आने की खबर सुनते ही गुलेरिया परिवार में बेचैनी बढ़ गई। गुलेरिया फैमिली को ये विश्वास था कि अनिका के मामा मामी भीख मांगने के लिए आ रहे होंगे। तभी कामिनी ने दरवाजे के बाहर देखे बिना ही सैनिटाइजर की पूरी बोतल उधेल दी। जब उसकी नजर सैनिटाइजर में डूबी अनिका पर पड़ी। थैंक गॉड तुम थी अनिका, मुझे लगा पूरा सैनिटाइजर वेस्ट हो जाएगा। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे फकीर मामा मामी मनाली आए हुए हैं? अनिका ने कामिनी की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। गुलेरिया खानदान इस बात से अनजान था कि कुछ ही समय में उन्हें एक बड़ा झटका लगने वाला था। कामिनी आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गेट से आवाज आई। क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यही रहते हैं? जैसे ही मनीषा और कामिनी की नजरें अंजलि पर पड़ी, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गुलेरिया खानदान की सोच से अंजलि मामी बिल्कुल अलग थी। उनकी सीरत में भी उनकी दौलत चमक रही थी। तभी अंजलि मामी ने सबकी खामोशी तोड़ते हुए अनिका से कहा, फिर से मिल गए हम। बेटा, पहली बार तुम्हें देखकर ही मुझे लग गया था कि हमारा कुछ पुराना रिश्ता है। आप यहाँ? और आप मेरे मामा मामी को कैसे जानती हैं? आई नो, तुम्हें बहुत कुछ पूछना होगा। मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। फिलहाल बस यही कहना चाहूंगी कि ये सब किस्मत का खेल है। उस दिन जिस आदमी की जान तुमने बचाई थी, वो तुम्हारे मामा थे। गुलेरिया परिवार के सभी लोग अंजलि मामी की सादगी में खो गए थे कि तभी कामिनी ने अंजलि मामी का पहना हुआ डायमंड नेकलेस देखा। उससे रहा नहीं गया और उसने मामी से कहा, योर नेकलेस इज स्टनिंग। क्या ये असली डायमंड्स हैं? ऑफ कोर्स नकली है बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए हर कोई नकली ज्वेलरी पहनते हैं। देखो ना कितना ज्यादा चमक रहा है। मिस्टर गौतम, क्या आप ही हमारे बहनोई जी हैं? यस, मैं ही गौतम गुलेरिया हूँ। आपने फोन पर मुझसे ही बात की थी। वैसे आप बहुत ही खूबसूरत हैं। कहीं आप फिल्मों में तो काम नहीं करती? फिल्मों में तो नहीं, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जी, आपने जैसे ही कॉल किया था अनिका से मिलने के लिए, वैसे ही हमने उसे कॉल करके बुला लिया था। थैंक यू मिस्टर गौतम। अनिका बेटा, क्या हम कहीं अकेले में बैठकर बात कर सकते हैं? श्योर आंटी। गौतम गुलेरिया अंजलि मामी के हाव भाव देखकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो गए थे। ये देखकर मनीषा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो अपनी तीखी जुबान से कुछ कहती उससे पहले ही अनिका और अंजलि मामी वहाँ से निकल गए। अंजलि मामी कार में बैठते ही अनिका से कहा, बेटा, तुम्हारे मामा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। ऐसे वक्त में तुम तक पहुंचने के लिए एक खास शख्स ने हमारी बहुत मदद की थी। उन्हें शुक्रिया अदा करने के लिए हमने तुम्हें बिना बताए होटल पैराडाइज में आज एक डिनर पार्टी रखी है। आई होप यू डोंट माइंड बेटा। ओके मामी, आई एम सॉरी। क्या मैं आपको मामी कह सकती हूँ? अब से अगर आंटी कहूँगी तो डांटूंगी। बेटा, तुम्हारी एक बेटी भी है ना? आई कांट वेट टू सी हर। और नाम क्या है उसका? रिया नाम है उसका। बहुत शरारती है। मैं अभी उसको कॉल करके नीचे बुला लेती हूँ, तब तक हम होटल पहुँच जाएंगे। अनिका अंजलि मामी की खुशी देखकर इनकार नहीं कर पाई। उसने फौरन रिया को कॉल किया और उसे 3rd फ्लोर पर VVIP हॉल में बुलाया। वहीं अंजलि मामी के जाने के बाद मनीषा और कामिनी सोच में पड़ गए थे कि ऐसी क्या बात हो गई जो इतने सालों बाद अनिका की मामी उससे मिलने आई थी। छोड़ो उसके मामा मामी को, तुम दोनों भूल मत जाना, आज हमें डोगरा फैमिली के साथ डिनर पर जाना है।
आज का दिन बहुत खास है हमारे लिए। अरे हाँ कामिनी बेटा, टेबल बुकिंग तो कर दिया ना तुमने? हाँ मम्मा, पैराडाइज इंटरनेशनल होटल में कर दिया था, लेकिन वीवीआईपी हॉल पहले से बुक था तो नॉर्मल बुकिंग करना पड़ा। ओहो, बैड लक। चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी बहुत काम है, हमें रेडी भी होना है। और तुम आज अच्छा सा इंडियन ड्रेस पहनना, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है तुम्हारे लिए। यस मामा। यहाँ कामिनी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे तो दूसरी तरफ रिया आर्यन को बार बार कॉल किए जा रही थी। कॉल का कोई जवाब ना मिलने पर रिया सबसे छिपते छिपाते लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही रिया ने जैसे ही चैन की सांस ली कि तभी उसकी नजर बगल वाली लिफ्ट पर गई, जहां से रोहित मारवा, सनी और आर्यन बाहर आ रहे थे। रोहित मारवा, सनी और आर्यन को 3rd फ्लोर पर अचानक देखकर रिया को समझ नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए। वो दौड़कर कॉरिडोर में गई और बड़े से गमले के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन तब तक सनी की नजर उस पर पड़ चुकी थी। दो आर्यन? रोहित भैया, दो आर्यन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम सनी? भैया एक नहीं बल्कि 2 आर्यन है। सनी, गेम खेल खेल कर आंखों के साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब होता जा रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आर्यन हमारे साथ और एक अभी सामने खड़ा था। भैया यहाँ तमाशा मत बनाओ, सब देख रहे हैं सनी। सॉरी भैया, तुम दोनों अंदर चलो, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। इससे पहले कि रोहित की नजर रिया पर पड़ती, वो सही मौका देखकर सामने जा रही सर्विस ट्रॉली में छिप गई थी। ट्रॉली से एक टॉवल और एक ब्लैक चश्मा लगाकर रिया अपना भेष बदलकर आर्यन और सनी को वीआईपी लाउंज में जाते देख रही थी। जैसे ही आर्यन की नजर रिया पर पड़ी, तभी वहाँ रोहित भी आ गया। पापा, मैं सामने रहने वाली अपनी न्यू फ्रेंड के साथ प्ले एरिया में खेलने जा सकता हूँ प्लीज? ओके, प्ले एरिया में ही खेलना और जल्दी वापस आ जाना। पहले तो रोहित आर्यन के जाने से मना करने वाला था, पर रिया को देखकर वो आर्यन को मना नहीं कर पाया, जो इस भेष में कार्टून लग रही थी। उसने आर्यन को पहली बार किसी को दोस्त बनाते हुए देखा था। उनके वहाँ से जाते ही रोहित ने सनी से पूछा, सनी, क्या यही अनिका की डॉटर है? हाँ शायद इसीलिए ये भी इतनी अजीब है। कितनी फनी लग रही थी ऐसे गेटअप में। बाहर जो तुमने हरकत की है उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है सनी। भैया आप अंदर चलिए, मैं जरा बच्चों पर नजर रखता हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आई एम इम्प्रेस्ड, पहली बार कुछ सही सोचा तुमने। जब रिया आर्यन के साथ जा रही थी, तभी सनी की नजरें उसके जूतों पर पड़ गई थी। वो समझ गया था कि ये वही है जिसको उसने कॉरिडोर में देखा था। यहाँ सनी सच जानने के लिए उनके पीछे चला गया तो दूसरी तरफ होटल लॉबी में गुलेरिया परिवार, डोगरा परिवार का इंतजार कर रहे थे। माँ देखो, कुणाल कैसे मुंह लटका कर आ रहा है। ये सब उस अनिका की वजह से हुआ है। मुझे तो पहले ही पता था कि वो कुणाल को फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि अब कुणाल को भी उसकी असलियत पता चल गई। बस भी करो कामिनी, बेवजह कुछ भी बोले जा रही हो। हेलो सर, दिल्ली वाले मल्होत्रा इस वक्त मनाली के होटल पैराडाइज में किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। उनसे डील करने का ये सही मौका है। क्या? किस फ्लोर पर है वो? सर 3rd फ्लोर के वीवीआईपी लॉन्च में है उनकी मीटिंग। ओके, मैं अभी आता हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता मुझे। अगर एक बार मिस्टर मल्होत्रा से डील हो गई तो मनाली का सबसे बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। यहाँ कुणाल खुश होकर 3rd फ्लोर के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और अंजलि को वीवीआईपी लाउंज में आता देख रोहित सरप्राइज हो गया। जैसे ही रोहित और अनिका की नजरें टकराईं, वो एक दूसरे को देखते ही रह गए। दोनों के बीच एक अनसुनी खामोशी थी। तभी अनिका ने पूछा, मेरी बेटी रिया वो नहीं आई अभी तक? वो मेरे बेटे आर्यन के साथ प्ले एरिया में खेलने गई है। डोंट वरी, वो सेफ है वहाँ। आई एम सो सॉरी, वो मेरी बेटी थोड़ी शैतान है, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। अनिका को पता था कि रोहित मारवा उसे पहले से ही अपने बेटे का दुश्मन समझता था और रिया का उसके बेटे आर्यन के साथ खेलना सेफ नहीं था। अनिका बिना समय जाया किए रिया को लेने वहाँ से निकल गई। वो कॉरिडोर से जा ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। सॉरी। अनिका जिस आदमी से टकराई वो कोई और नहीं, उसका एक्स पति कुणाल डोगरा ही था। उसको अचानक देखकर अनिका थोड़ी घबरा गई थी। तभी कुणाल डोगरा, जो कि इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ अनिका के ख्यालों में खोया हुआ था, फौरन घुटनों के बल बैठकर बाहें फैलाता हुआ अनिका से बोला, अनिका, मैंने जब से तुम्हें वापस मनाली में देखा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू।
कुणाल ने अपने दिल की बात अनिका से कह दी थी। जितनी खुशी और उम्मीद कुणाल के चेहरे पर झलक रही थी, उतनी ही नफरत अनिका की आंखों में उतर आई थी। अनिका के कानों में कुणाल का आई लव यू बार बार गूंज रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो कुणाल के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसके उसूलों ने उसे ये करने से रोक दिया। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अनिका वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगी। अनिका प्लीज मेरी बात तो सुनो। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद से मेरा किसी काम में मन ही नहीं लग रहा। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। अनिका पर कुणाल की बातों का रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। वो बस किसी भी कीमत में रिया तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुणाल इतनी आसानी से अनिका का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। अनिका का रास्ता रोकते हुए कुणाल ने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे दूर जा रही हो। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरा यकीन करो अनिका, हम दोनों साथ मिलकर फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जस्ट शट अप कुणाल, मुझे तुम में और तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई नो तुम शायद फ्यूचर को लेकर परेशान हो, बट तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनाली से कुछ दूर तुम्हारे लिए एक बड़ा सा बंगला होगा, नौकर चाकर होंगे और तो और हर महीने तुम्हारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए भी आ जाएंगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे खरीद सको, समझे? अनिका की ये बातें कुणाल के दिल में तीर की तरह चुभी, लेकिन प्यार के मामले में कुणाल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। कुणाल ने इस बार अपने रुतबे से अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश में कहा, तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ मल्होत्रा के साथ डील करने आया हूँ और अगर उनके साथ आज मैंने ये डील क्रैक कर दी तो 1 साल के अंदर मैं मनाली का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। और मैं का मतलब हम दोनों से है। मल्होत्रा का नाम सुनकर एक पल के लिए ही मानो अनिका के पांव डगमगा गए। आखिर मल्होत्रा और कुणाल के बीच क्या है कनेक्शन? मैंने कहा ना, तुम्हारी औकात नहीं मुझे खरीदने की। ओह, मैं समझ गया। तुम्हें अपनी बेटी की चिंता है ना, मैं उसे भी अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे अपने नाम और जायदाद का हिस्सा नहीं बना पाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारी सारी गलतियाँ माफ कर दूंगा। किस गलती की बात कर रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आखिरी बार बोल रही हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से। ठीक है बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। तुमसे शादी भी करूंगा और तुम्हारी बेटी को अपना नाम भी दूंगा। अब खुश? गुस्से में दूर जाती अनिका को रोकने के लिए कुणाल ने अनिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन कुणाल की इस हरकत से अनिका का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन इसके पहले कि अनिका उसका हाथ छुड़ा पाती, अनिका को पीछे से एक जोर का धक्का लगा और उसका सिर सामने वाली दीवार से जाकर टकरा गया। ये तुमने क्या किया कामिनी? मेरा हाथ छोड़ो कुणाल, ये लड़की तुम्हें अपने वश में कर रही है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? पीछे हटो। दर्द से अनिका का सिर चकराने लगा। तभी उसी वक्त गौतम, मनीषा और कुणाल के पापा कमल डोगरा लॉबी में आ पहुँचे। लेकिन जब अनिका ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर गुस्से में झुलसती कामिनी पर पड़ी। वो तेजी से अनिका की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी कामिनी को रोकने के लिए कुणाल ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ये यहाँ क्या हो रहा है कामिनी? और अनिका बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ। जैसे ही अनिका को पता चला कि आज कामिनी और कुणाल की एंगेजमेंट की बात होने वाली है, तो ये यहाँ कुणाल को अपने जाल में फंसाने आ गई। कमल जी, अनिका की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बचपन से ही अनिका कामिनी से काफी जलती थी। हमारी हर खुशी के मौके पर मुसीबत बनकर आ जाती है। बस कीजिए आप लोग। अनिका के खिलाफ किसी ने एक और शब्द बोला तो देख लेना। लेकिन बेटा, अनिका मुझे किसी जाल में फंसाने नहीं आई थी। एक बात और, अनिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया है। कुणाल बेटा, होश में आओ। क्या तुम भूल गए कि इसकी वजह से हम दोनों खानदानों की कितनी बेइज्जती हुई थी? देखिए कमल जी, कुणाल तो बच्चा है अभी, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? शादी का फैसला जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है, उसे ऐसे जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। कुणाल, क्या तुम अनिका के साथ फिर से शादी करना चाहते हो? कामिनी को पूरा यकीन था कि कुणाल मना ही करेगा और वो गुस्से भरी नजरों से अनिका को देख रही थी कि तभी कुणाल ने कहा, हाँ पापा, मैं अनिका से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही कामिनी की सांसें अटक चुकी थी। उसकी आंखों में कुणाल को खोने का डर साफ दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने सर पर लगी चोट से कर्रा रही थी। वो बस किसी भी तरह इस तमाशे से दूर जाना चाहती थी। तभी कुणाल के पापा कमल डोगरा उसे कहते हैं, अनिका, क्या तुम कुणाल के साथ फिर से शादी करना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रिजेक्ट करो? तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल तो तब उठेगा जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी। तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। नहीं। कुणाल, तुम इस लड़की से दूर रहो। ये बड़ी चालाकी से तुम्हें फंसा रही है। ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि तुम इसके पीछे पड़े हो, इसीलिए तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट कर रही है। मैं तो इसकी रग रग से वाकिफ हूँ।
हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसकी क्या औकात कि ये किसी को रिजेक्ट करे। कमल अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुणाल को इसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। कामिनी, तुम बीच में मत बोलो। अनिका, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये तो सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और तुमसे पैसे ऐंठना चाहती है। अभी इसके मामा मामी भी आए थे पैसे मांगने, वो भी इसी की तरह हैं। अगर पैसे नहीं है तो मर जाने दे अपने मामा को, इलाज ही क्यों करवाना। किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? भीड़ के बीच से आ रही इस आवाज को सुनकर सभी चौंक गए और पीछे की ओर देखने लगे। अंजलि मल्होत्रा रौबदार कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब को सांप सूंघ गया था। दूसरी ओर रिया और आर्यन एक दूसरे से मिलकर खुश थे और आपस में बातें कर रहे थे। तभी रिया को लगा कि कोई चुपचाप उनकी बातें सुन रहा है। दोनों एक साथ पीछे मुड़े। सनी चाचू, आप? दो आर्यन? मैंने कहा था कि दो आर्यन है, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया। मेरा शक सही निकला। सनी चाचू, हम दो नहीं एक ही हैं। मैं आर्यन हूँ और मैं जब चाचू अपना क्लोन बना सकता हूँ। ये मेरी सुपर पावर्स है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मुझे सब कुछ पता है। ये सुपर पावर जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम आर्यन हो और तुम कोई लड़की जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती हो। चाचू, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मैं अभी जाकर रोहित भैया को सब कुछ बता देता हूँ। सनी चाचू, प्लीज ऐसा मत करो, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। आर्यन की हर एक बात नकारते हुए सनी दूसरे फ्लोर पर जाने लगा। आर्यन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं माना। वहीं होटल की दूसरी तरफ जैसे जैसे अंजलि मल्होत्रा आगे बढ़ती, वैसे वैसे भीड़ पीछे हटती जाती। किसने कहा कि पैसे नहीं है हमारे पास? आप में से किसी को भी अनिका के मामा की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अनिका के फ्यूचर की। मिसेस मल्होत्रा, आप यहाँ? क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस प्रपोजल है आपकी कंपनी के लिए। मैं यहाँ अपने बिजनेस के लिए नहीं, फैमिली के लिए आई हूँ और अनिका मेरी फैमिली है। चलो बेटा, इन लालची लोगों के बीच में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों की भीड़ को चीरती हुई अंजलि अनिका को लेकर वहाँ से जाने लगी। अनिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ क्या हो रहा था। वो बस अंजलि मामी के साथ चल रही थी। तभी उसने पूछा, लेकिन आप यहाँ अचानक, और हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी खास गेस्ट से मिलवाना है। वो वेट कर रहे हैं। अनिका, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज मुझसे बात करके जाओ। मारवा इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित मारवा अनिका का वेट कर रहे हैं। अनिका, चलो जल्दी। ये सुनकर कुणाल और उसके परिवार को एक और झटका लगा। कुणाल की आंखों में अनिका को खोने का डर साफ नजर आ रहा था। वहीं कामिनी और मनीषा की जलन साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। माफ करना रोहित, मैंने बाहर उन लोगों के सामने जो कुछ भी कहा, बस उन्हें जलाने के लिए कहा था। प्लीज डोंट माइंड। नो प्रॉब्लम आंटी। अंजलि की ये बात सुनकर रोहित काफी हद तक राहत महसूस कर रहा था। तभी बातों ही बातों में अंजलि को अनिका के चंडीगढ़ जाने के बारे में पता चला। अनिका बेटा, तुम रोहित की दादी का इलाज करने चंडीगढ़ जा रही हो ना? तो फ्री होते ही चंडीगढ़ से सीधा दिल्ली चली आना। कुछ दिन अपने ननिहाल में भी तो गुजारो, और वहाँ कब से कोई तुम्हारी राह देख रहा है। मेरी राह? कौन? तुम्हारी नानी। जब से तुम्हारी माँ घर छोड़कर गई थी, तब से आज तक तुम्हारी नानी को अपनी बेटी का इंतजार है। अगर वो एक बार तुम्हें देख लेगी तो उनकी बूढ़ी आंखों को सुकून मिल जाएगा। तुम आओगी ना? अंजलि के इतने प्यार से पूछने पर वो उसे ना नहीं कर सकी। और तभी अनिका को याद आया कि रिया अब तक यहाँ नहीं पहुँची थी। रिया, कहाँ हो तुम? रूम में मॉम, मैं बहुत थक गई थी तो सीधा यहीं आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्ची है वो, खेल कर थक गई तो चली गई रूम में। डोंट वरी, खाने के बाद मैं चलूंगी और मिल लूंगी उससे। अंजलि का प्यार से बोलना समझना अनिका को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं अनिका को ऐसे खुश देखकर रोहित की नजरें भी बार बार उस पर ठहर रही थी कि तभी हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ बेटा? ऑल गुड? आई एम सॉरी, मुझे तुरंत निकलना होगा। अनिका का इस तरह बिना कुछ बताए चले जाना अंजलि को बहुत अजीब लग रहा था। वहीं रोहित के लिए भी अनिका एक पहेली जैसी बनती जा रही थी। अनिका के बारे में सोचते सोचते रोहित अपने स्वीट में पहुंचा, जहां उसका इंतजार कर रहा था एक बिन बुलाया मेहमान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है तुम दादी माँ के इलाज के लिए चंडीगढ़ जा रहे हो, इसीलिए दादाजी ने मुझे कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं।
तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। क्यों? आखिर मेरे आने से क्या प्रॉब्लम है? और विटनेस के तौर पर कम से कम परिवार के 2 लोग तो होने चाहिए ना। ठीक है, तुम चल सकते हो। अब वहाँ तक जा ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मार्शल आर्ट्स की थोड़ी और ट्रेनिंग ले लूँ। मैंने सुना है कि तुमने जहाँ से ट्रेनिंग ली थी वो इंडिया के बेस्ट कोच है। क्या तुम उनसे मेरे लिए बात कर सकते हो? बलबीर सर ऐसे ही किसी को भी ट्रेनिंग नहीं देते हैं। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? रोहित की बात सुनकर धीरज सोच में पड़ गया था। वहीं दूसरी ओर अनिका ये समझना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी में ऐसा क्या था जो हर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ था। स्वाति मैडम, माफ करना अनिका बिटिया, तुम्हें देखकर लगा स्वाति मैडम सामने आ गई हो। मनोज अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना बेटा। मैं जानता हूँ कंपनी मुनाफा नहीं कर पा रही है। अगर तुम मेरी जगह किसी नए और ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के हाथों में कंपनी की भागदौड़ देना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? मैं तो सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। ये कंपनी मुझसे कहीं ज्यादा आपकी है। मैंने तो आपको यहाँ बस इतना पूछने के लिए बुलाया था कि क्या इस कंपनी के अलावा भी कुछ है जो मेरी माँ मुझे देना चाहती थी। हाँ बेटा, एक और चीज है तो सही। अनिका के मन में ये सवाल दौड़ रहा था कि इस कंपनी के अलावा और कौन सी चीज थी जो उसकी माँ उसके लिए छोड़कर गई थी। वहीं रोहित की शर्त ने न सिर्फ धीरज बल्कि आर्यन और सनी को भी चौंका दिया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस आर्यन को मेरे साथ मार्शल आर्ट सीखने ले जाऊं? तुम श्योर हो? रोहित मारवा कभी बिना श्योर हुए कोई बात नहीं बोलता। सनी और आर्यन समझ नहीं पा रहे थे कि रोहित अचानक धीरज पर भरोसा कैसे कर सकता था। वहीं अनिका मनोज से अपनी माँ और फार्मा कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जान लेना चाहती थी। प्लीज बताइए ना अंकल, वो क्या चीज है जो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई है? काबिल, स्वाति मैडम तुम्हारे लिए ढेर सारी काबिलियत छोड़ गई है और वो तुम्हें देखकर साफ पता चलता है। अनिका को मनोज से मिलकर अच्छा तो लगा, लेकिन वो जिन सवालों के जवाब तलाश रही थी वो उसे नहीं मिले थे। वापस आकर भी अनिका इन्हीं सवालों में उलझी थी। तभी कब तक प्रैक्टिस से भागती फिरोगी? मेरे कैंप का नाम खराब करके रख दिया है तुमने। बलबीर सर प्लीज चिल्लाइए मत। मैं बहुत थक गई हूँ और आपको तो पता है मैं सारा दिन कितनी बिजी रहती हूँ। तुमसे उम्मीद रखना ही बेकार है। एक काम करो, अपनी बेटी रिया को ही मेरे कैंप में भेज दो। लगता है वही मेरे कैंप का नाम रोशन करेगी। दिन भर की थकी अनिका घर आकर गर्म पानी का शावर लेने लगी कि तभी कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई और वो बाथरूम में ही बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही अनिका ने देखा कुछ ऐसा जिसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। कौन था वो शख्स जिसे देखकर अनिका इतनी बुरी तरह से घबरा गई थी? आखिर क्यों भेजना चाहता था रोहित मारवा आर्यन को धीरज के साथ? क्या रोहित की दादी की जान बचाकर अनिका पहुँच पाएगी अपने बेटे तक? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।